रात का समय था। काले बादलों से घिरा आसमान बिजली की चमक से बार बार कांप उठता था। पहाड़ों के बीच बसा रायगढ़ का प्राचीन राजमहल वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि उस महल में आधी रात के बाद किसी और दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं और वहां से चीखों की आवाजें आती हैं। सैकड़ों साल पहले रायगढ़ पर राजा वीरेंद्र और रानी चंद्रलेखा का राज था। राजा न्यायप्रिय था, लेकिन रानी, उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। कहते हैं रानी को अमरत्व चाहिए था। उसने तांत्रिकों की मदद ली, गुप्त कक्षों में काले अनुष्ठान किए और एक रात राजमहल के सबसे गहरे तहखाने में एक ऐसी शक्ति को बुला लिया जिसे वापस भेजना संभव नहीं था। उस रात पूरे राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। घोड़े बिना वजह हिनहिनाने लगे, कुत्ते आसमान की ओर देखकर रोने लगे और महल की दीवारों से खून जैसी लाल परछाइयां बहने लगी। राजा वीरेंद्र जब तहखाने में पहुंचा तो उसने देखा रानी चंद्रलेखा जमीन पर अजीब मंत्र पढ़ रही थी और उसके पीछे एक विशाल काली छाया खड़ी थी जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। राजा ने रानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह पूरा महल खामोश था। राजा और रानी दोनों गायब थे। सिर्फ दीवारों पर नाखूनों से खरोंचे गए शब्द लिखे थे, हम वापस आएंगे। सालों बीत गए, लोग उस महल के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन शहर से आए कुछ युवक युवतियां रोमांच के लिए उस महल में घुस गए। उन्हें लगा ये सब बस कहानियां हैं, डराने के लिए बनाई गई अफवाहें। आधी रात होते ही महल का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर ठंडी हवा चलने लगी। गलियारों में पायल की धीमी आवाज गूंजने लगी, छन छन छन। उनमें से एक लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका था, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। और तभी दीवारों से खून रिसने लगा। लड़के की चीख पूरे गलियारे में गूंज उठी। बाकी सबने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सीढ़ियां खाली थीं, वहां कोई नहीं था। लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे और वो निशान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये मजाक बंद करो, रोहित ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उसके शब्दों में ही डर साफ झलक रहा था। अचानक ऊपर वाले झूमर अपने आप हिलने लगे। तेज हवा चलने लगी, जबकि महल की खिड़कियां बंद थीं। दीवारों पर लगी राजा वीरेंद्र और रानी चंद्रलेखा की पुरानी तस्वीरें टेढ़ी होने लगीं और एक तस्वीर जमीन पर गिरकर टूट गई। तस्वीर के शीशे में दरार पड़ी और उसमें रानी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें काली हो गईं, होठों पर खून जैसा लाल रंग फैल गया और तस्वीर के अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम मेरे महल में क्यों आए हो? सबके मोबाइल फोन एक साथ बंद हो गए। अंधेरा छा गया। सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी टूटे शीशे पर पड़ रही थी। तभी महल के अंदर कहीं दूर से घुंघरुओं की आवाज आने लगी और उसके साथ धीमी हंसी, हा हा हा। सीढ़ियों के ऊपर वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसका घूंघट धीरे धीरे अपने आप उठने लगा। नीचे खड़े सभी लोगों की सांसें थम गईं। घूंघट के अंदर चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला गहरा खालीपन, जैसे किसी ने उसका चेहरा नोच लिया हो। और अचानक उसने अपना सिर 180 डिग्री घुमा लिया। रोहित के पैरों के पास कुछ गिरा। वो एक पुरानी चाबी थी जिस पर खून से लिखा था, तहखाना। तभी पीछे से किसी ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा और सामने राजा वीरेंद्र खड़ा था, लेकिन उसका शरीर सड़ा हुआ था, आंखें सफेद और गले पर गहरा कट का निशान। उसने धीमी आवाज में कहा, रानी को मत जगाना। और फिर पूरा महल जोर से हिलने लगा। महल जोर जोर से कांप रहा था। छत से धूल गिरने लगी, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। रोहित के हाथ में अब भी वो खून से सनी चाबी थी। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं, जैसे किसी बर्फीली चीज को छू लिया हो। बाकी सब घबराकर एक दूसरे से चिपक गए। तभी गलियारे के आखिर में रखी पुरानी घड़ी ने 12 बजाए। टन टन टन। 12वीं आवाज के साथ ही पूरा महल एकदम शांत हो गया और फिर नीचे की तरफ जाती सीढ़ियों से किसी के घिसड़कर चलने की आवाज आने लगी। घर घर। सीढ़ियों के पास अंधेरा गहरा होता जा रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी खुद वहां जाने से डर रही हो। हमें यहां से निकलना चाहिए, नेहा ने फुसफुसा कर कहा। लेकिन तभी पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लकड़ी की मोटी कुंडियां खुद ब खुद चढ़ गईं। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। रोहित ने कांपते हुए कहा, शायद हमें तहखाने में जाना होगा, शायद वहीं से ये सब रुक सकता है। जैसे ही वो सब नीचे की सीढ़ियों की तरफ बढ़े, दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं। आग की लपटें हरी थीं और उनमें अजीब आकृतियां बन रही थीं, जैसे कोई चेहरा चीख रहा हो। तहखाने का दरवाजा भारी लोहे का था। उस पर पुराने संस्कृत के मंत्र खुदे हुए थे और बीच में ताले की जगह पर एक काला गोल निशान था। रोहित ने कांपते हाथों से चाबी लगाई। चाबी घुमाते ही अंदर से किसी औरत की भयानक चीख सुनाई दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक विशाल कक्ष था। बीच में पत्थर का एक चबूतरा जिस पर सूखे खून के निशान थे। चारों तरफ काले धुएं जैसी परछाइयां घूम रही थीं और चबूतरे पर एक कंकाल बैठा था। उसके सिर पर अब भी रानी का ताज था। अचानक कंकाल की उंगलियां हिलने लगीं। हड्डियों की खटखट की आवाज गूंज उठी। धीरे धीरे उस कंकाल के चारों ओर मांस बनने लगा, स्किन जुड़ने लगी और कुछ ही सेकंड में वहां रानी चंद्रलेखा खड़ी थी, वैसी ही सुंदर जैसी चित्रों में दिखती थी। लेकिन उसकी आंखें काली थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे जगा दिया। तभी रोहित के पीछे खड़ा एक दोस्त अचानक हवा में उठ गया। उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। उसकी चीखें पूरे तहखाने में गूंजने लगीं। रानी ने अपनी उंगली से इशारा किया और उसकी चीख अचानक बंद हो गई। उसका शरीर जमीन पर गिरा, बिल्कुल निर्जीव। बाकी सब पीछे हटने लगे। रानी ने धीरे से कहा, अब तुम सब मेरे साथ हमेशा रहोगे। और तभी तहखाने की दीवारें खून से भीगने लगीं। जमीन से सैकड़ों काली परछाइयां निकलने लगीं, जो उनकी तरफ रेंग रही थीं। रोहित को अचानक राजा वीरेंद्र की बात याद आई, रानी को मत जगाना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काली परछाइयां अब उनके पैरों से लिपटने लगीं। नेहा जोर जोर से मंत्र जैसा कुछ बोलने लगी, जो उसने बचपन में अपनी दादी से सुना था, लेकिन उसकी आवाज डर से कांप रही थी। रोहित पीछे हटते हटते उस पत्थर के चबूतरे से टकरा गया जिस पर रानी का पुनर्जन्म हुआ था। रानी चंद्रलेखा धीरे धीरे हवा में उठ गई। उसके बाल अपने आप उड़ने लगे, जैसे किसी तूफान के बीच खड़ी हो। उसकी काली आंखों से धुआं निकल रहा था। सदियों से मैं इंतजार कर रही थी किसी के हाथों इस द्वार को खोलने का। तभी तहखाने की जमीन पर एक गोल चिन्ह चमकने लगा, वही चिन्ह जो राजा ने उस रात देखा था। वो कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था, वो एक द्वार था, एक ऐसा दरवाजा जो इस दुनिया और किसी अंधेरी शक्ति के बीच पुल बनाता था। अचानक रोहित के हाथ में पकड़ी चाबी गर्म होने लगी, इतनी गर्म कि उसकी हथेली जलने लगी। उसने चाबी जमीन पर फेंक दी। चाबी उस चमकते हुए चिन्ह के बीच जा गिरी और अचानक पूरा चिन्ह आग की तरह जल उठा। रानी एक पल के लिए चीखी, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। उसी क्षण तहखाने की दूसरी दीवार टूट गई। धूल और पत्थरों के बीच से एक परछाई बाहर आई। वो राजा वीरेंद्र था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वैसी सड़ांध नहीं थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी। उसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी जिस पर देवी का चिन्ह बना था। उसने गूंजती आवाज में कहा, चंद्रलेखा, ये पाप यहीं खत्म होगा। रानी ने विकृत हंसी हंसी, तुम मुझे रोक नहीं सकते वीरेंद्र, मैं अब सिर्फ तुम्हारी रानी नहीं, इस अंधकार की महारानी हूं। तभी तहखाने का द्वार पूरी तरह खुल गया। उसके भीतर से लाल रोशनी और भयानक आकृतियां निकलने लगीं, जैसे हजारों आत्माएं आजाद होने को तड़प रही हों। रोहित और नेहा दीवार से चिपककर ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान हैं या किसी और ही दुनिया के मोहरे बन चुके हैं। राजा ने तलवार उठाई और रानी की तरफ बढ़ा। दोनों की टक्कर होते ही पूरी जगह बिजली की तरह चमकने लगी। हवा में तेज झटका महसूस हुआ, दीवारें कांपने लगीं और तभी रानी की नजर अचानक रोहित पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। ये लड़का, उसने धीमे से कहा, इसके खून में शाही रक्त है। राजा एक पल के लिए ठिठक गया। नहीं, उसने फुसफुसाया। रानी मुस्कुराई, हाँ वीरेंद्र, तुम्हारा वंश खत्म नहीं हुआ था। रोहित के सिर में अचानक तेज दर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने पुराने दृश्य घूमने लगे, वही महल, वही राजा, वही रानी, जैसे वो सब उसने पहले भी देखा हो। रानी ने हाथ बढ़ाया, आओ मेरे साथ आओ, इस राज्य के असली वारिस।
रोहित के पैरों के नीचे जमीन दरकने लगी और तभी राजा वीरेंद्र ने पूरी ताकत से चिल्लाया, रोहित, अगर तुम मेरे रक्त हो तो इस महल को मुक्त करो। तहखाने का द्वार और चौड़ा हो गया। अंधेरा अब सबको निगलने ही वाला था। अंधेरा अब रोहित की टांगों तक पहुंच चुका था। उसे लग रहा था जैसे कोई ठंडी अदृश्य शक्ति उसे उस लाल रोशनी वाले द्वार की ओर खींच रही हो। उसके कानों में हजारों फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। आओ, अपने सिंहासन पर बैठो, राज करो, अमर बनो। रानी चंद्रलेखा ने अपना हाथ और आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और काली हो चुकी थीं। उसकी मुस्कान अब इंसानी नहीं रही थी। दांत नुकीले, आंखें अंगारों जैसी जलती हुई। राजा वीरेंद्र ने रोहित की ओर देखा। उसकी आवाज भारी लेकिन भावुक थी। बेटा, मैं तुम्हारा पूर्वज हूं। ये महल हमारे पाप का बोझ ढो रहा है। अगर आज इसे बंद नहीं किया गया तो पूरा शहर इस अंधकार में डूब जाएगा। रोहित के सिर में फिर से तेज झटका लगा। उसे अचानक अपने गले में लटका एक पुराना लॉकेट याद आया जो उसकी दादी ने बचपन में दिया था। उसने कांपते हाथों से लॉकेट पकड़ा। जैसे ही लॉकेट बाहर आया, उस पर वही देवी का चिन्ह चमक उठा जो राजा की तलवार पर बना था। रानी चीखी, नहीं, वो चिन्ह नहीं। तहखाने की दीवारों पर दरारें और गहरी हो गईं। लाल द्वार से काले हाथ बाहर निकलने लगे, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। राजा ने तलवार रोहित की ओर बढ़ाई। ये तलवार तुम्हारे खून को पहचानती है। इसे उस द्वार के केंद्र में भोंक दो। रानी हवा में तेजी से घूमी और काली ऊर्जा का भयानक झोंका रोहित की तरफ फेंका। नेहा चिल्लाई। बाकी सब जमीन पर गिर पड़े। रोहित ने आखिरी ताकत जुटाई, तलवार पकड़ी और जलते हुए चिन्ह की ओर दौड़ा। उसके पैरों के नीचे जमीन टूट रही थी। पीछे रानी की गूंजती हंसी और सामने लाल आग जैसा द्वार। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। रोहित ने पूरी ताकत से तलवार उस चमकते केंद्र में भोंक दी और फिर भयंकर विस्फोट हुआ। सफेद तेज रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। चीखें, गरज, टूटती दीवारों की आवाज, सब एक साथ। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई, तहखाना शांत था। न लाल द्वार, न काली परछाइयां, न रानी, सिर्फ टूटी हुई दीवारें और बीच में बेहोश पड़ा रोहित। राजा वीरेंद्र की आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। उसने आखिरी बार रोहित की ओर देखा। उसकी आंखों में अब शांति थी। वंश का पाप आज मुक्त हुआ और वो गायब हो गया। सुबह होने पर महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। रोहित और उसके दोस्त किसी तरह बाहर निकल आए। महल अब सामान्य दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब रोहित ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे वो खून से सनी चाबी फिर से मिली। उस पर इस बार नए शब्द उभरे थे। द्वार पूरी तरह बंद नहीं हुआ और दूर महल की सबसे ऊंची खिड़की में सफेद साड़ी में कोई खड़ा था। उसकी काली आंखें सीधा रोहित को देख रही थीं। रोहित की सांसें रुक गईं। उसने दोबारा ऊपर देखा। खिड़की खाली थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। लेकिन उसकी जेब में रखी चाबी बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी और उस पर उभरे शब्द हल्के हल्के धड़क रहे थे, जैसे जिंदा हो। उस रात के बाद सबकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों ने कसम खाई कि वो कभी उस महल का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन रोहित के साथ अजीब चीजें होने लगीं। उसे सपनों में वही तहखाना दिखता, वही लाल द्वार और रानी की आवाज। द्वार आधा खुला है और आधा तुम्हारे अंदर। एक रात ठीक 12 बजे रोहित के कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और कमरे की दीवार पर परछाई बनने लगी। वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी। उसने धीरे धीरे आकार लिया। लंबा मुकुट, खुले बाल और सफेद साड़ी। रोहित बिस्तर पर जड़ हो गया। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। परछाई दीवार से अलग हुई और कमरे के बीच खड़ी हो गई। इस बार रानी पहले से ज्यादा शक्तिशाली दिख रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि गहरा लाल प्रकाश चल रहा था। तुमने सोचा मुझे खत्म कर दिया? उसने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं रोहित, तुमने मुझे अपने वंश की ऊर्जा दे दी है। रोहित का सीना अचानक जलने लगा। लॉकेट से हल्की रोशनी निकलने लगी, लेकिन इस बार वो कमजोर थी। रानी उसके पास झुकी और फुसफुसाई। राजा की आत्मा मुक्त हो गई। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं, जैसे वही महल उसके कमरे में उतर आया हो। रानी ने अपना हाथ रोहित के सीने पर रखा।
अचानक रोहित के शरीर से धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें पल भर के लिए काली हो गईं। रानी पीछे हटी और धीमे से हंसी। बहुत अच्छा, अंधकार जाग रहा है। तभी अचानक कमरे में तेज घंटियों की आवाज गूंजी, जैसे मंदिर की घंटियां एक साथ बज उठी हों। रानी की मुस्कान गायब हो गई। कमरे के कोने में एक हल्की सुनहरी रोशनी जली और उस रोशनी में एक स्त्री आकृति उभरी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन माथे पर तेज चमक रहा था। रानी गुर्राई, तुम फिर आ गई। सुनहरी आकृति ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ उठाया और रोहित के गले का लॉकेट तेजी से चमकने लगा। रानी की चीख गूंजी। उसका शरीर धुंध में बदलने लगा, लेकिन इस बार वो पूरी तरह गायब नहीं हुई। जाते जाते उसने रोहित की ओर देखा और कहा, अगली अमावस्या अंतिम द्वार खुलेगा। कमरा फिर सामान्य हो गया, लेकिन रोहित की आंखें अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं थीं। उनमें हल्की लाल चमक बाकी थी और दीवार पर एक नया निशान उभर आया था, वही गोल चिन्ह जो तहखाने में था। अमावस्या अब सिर्फ 7 दिन दूर थी। अमावस्या तक सिर्फ 7 दिन बचे थे और हर दिन के साथ रोहित के अंदर कुछ बदल रहा था। उसे दिन में भी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। आईने में कभी कभी उसका चेहरा वैसा नहीं दिखता जैसा होना चाहिए। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल हो जाती और पीछे किसी और की परछाई खड़ी दिखाई देती। छठे दिन रात को उसके कमरे की दीवार पर बना गोल चिन्ह खुद ब खुद चमकने लगा। फर्श पर दरारें उभर आईं, जैसे नीचे वही पुराना तहखाना हो। हवा में राख और गंधक की गंध भर गई। नेहा ने उसे फोन किया। उसकी आवाज़ घबराई हुई थी। रोहित, मेरे घर की दीवार पर भी वही निशान बना है और अभी अभी मैंने खिड़की में किसी को देखा। फोन अचानक कट गया। रोहित समझ गया, रानी सिर्फ उसे नहीं, उसके करीबियों को भी निशाना बना रही थी। अंधकार अब फैल रहा था। 7वीं रात, अमावस्या। आसमान पूरी तरह काला था, कोई चांद नहीं। हवा असामान्य रूप से स्थिर। रोहित अचानक अपने कमरे में नहीं था। वो फिर उसी महल के सामने खड़ा था। महल पहले से कहीं ज्यादा भव्य और जिंदा दिख रहा था। हर खिड़की में लाल रोशनी जल रही थी। दरवाजे खुले थे, जैसे उसका इंतजार कर रहे हों। उसके पैरों ने खुद ब खुद अंदर कदम रखा। इस बार गलियारे टूटे नहीं थे। दीवारों पर नई नई पेंटिंग्स लगी थीं, जिनमें राजा वीरेंद्र का सिर झुका हुआ था और रानी चंद्रलेखा सिंहासन पर बैठी थी। तहखाने की सीढ़ियां खुद ब खुद नीचे तक रोशनी से जगमगा उठीं। नीचे पहुंचते ही रोहित ने देखा, लाल द्वार पहले से कहीं बड़ा था। उसके सामने रानी खड़ी थी, पूरी शक्ति के साथ। उसके पीछे सैकड़ों काली आकृतियां झुकी हुई थीं, जैसे सेना हो। स्वागत है वारिस, उसने मधुर लेकिन खतरनाक स्वर में कहा। आज तुम फैसला करोगे, इस दुनिया के राजा बनोगे या इसे अंधकार को सौंप दोगे। रोहित का सीना जलने लगा। लॉकेट खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिर गया। तभी लाल द्वार के अंदर से एक आवाज आई, रक्त, रक्त, शाही रक्त। रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें अमरता दूंगी। अचानक पीछे से जानी पहचानी आवाज आई, उसकी बात मत सुनो। रोहित मुड़ा और देखा, नेहा और उसके बाकी दोस्त भी वहीं खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें काली थीं, जैसे वो रानी के वश में हो। रानी मुस्कुराई, अगर तुमने मुझे ठुकराया तो ये सब यहीं खत्म हो जाएंगे। रोहित के सामने अब 2 रास्ते थे, अपनों की जान या दुनिया की सुरक्षा। और तभी लाल द्वार के भीतर से एक विशाल छाया बाहर निकलने लगी, इतनी बड़ी कि पूरा तहखाना कांप उठा। उसकी 2 जलती हुई आंखें सीधे रोहित पर टिक गई। अब समय आ गया है, वो गूंजी हुई आवाज बोली। रोहित के पैरों के नीचे जमीन टूट गई और वो सीधे उस लाल द्वार के अंदर गिरने लगा। रोहित तेजी से उस लाल द्वार के भीतर गिर रहा था। चारों तरफ अंधेरा नहीं, बल्कि जलती हुई लाल धुंध थी। नीचे कोई जमीन नहीं दिख रही थी, बस गहराई, अंतहीन गहराई। उसके कानों में चीखें गूंज रही थीं, जैसे हजारों आत्माएं कैद हों। अचानक उसका गिरना रुक गया। वो हवा में ठहर गया और उसके सामने वही विशाल छाया आकार लेने लगी। अब वो स्पष्ट दिख रही थी, एक विकराल अस्तित्व, आधा मानव आधा धुआं, सिर पर टूटा हुआ मुकुट और आंखें पिघले हुए लावे जैसी। मैं उस द्वार का स्वामी हूं, वो आवाज गूंजी। रानी सिर्फ माध्यम थी, असली उत्तराधिकारी तुम हो। रोहित का शरीर जलने लगा। उसकी नसों में जैसे आग दौड़ रही थी। उसके सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा कि सदियों पहले राजा वीरेंद्र ने इसी शक्ति से सौदा किया था, राज्य की रक्षा के लिए,
लेकिन कीमत थी उसके वंश का एक वारिस जो एक दिन द्वार को पूरी तरह खोलेगा। तुम वही हो, छाया ने कहा। तुम्हारे खून में वादा है। उसी क्षण रोहित को नेहा और अपने दोस्तों की चीखें सुनाई थीं। ऊपर तहखाने में रानी हंस रही थी। द्वार आधा खुल चुका था और अगर वो पूरी तरह खुल गया तो ये अंधकार सिर्फ महल नहीं, पूरे शहर को निगल जाएगा। रोहित ने आंखें बंद की। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, शक्ति स्वीकार करो, सब तुम्हारे अधीन होगा। दूसरी फुसफुसा रही थी, त्याग ही मुक्ति है। अचानक उसे राजा वीरेंद्र के अंतिम शब्द याद आए, वंश का पाप मुक्त करो। रोहित ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर मेरे खून में वादा है, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तो मैं उसे यहीं तोड़ता हूं। उसने अपने हाथ को अपनी ही छाती पर रखा। जहां कभी लॉकेट चमकता था वहीं अब हल्की लाल रोशनी धड़क रही थी। छाया गर्जी, मूर्ख, तुम खुद को नष्ट कर दोगे। रोहित चिल्लाया, तो हो जाए। उसके सीने से अचानक तेज सुनहरी रोशनी फूटी। लाल धुंध पीछे हटने लगी। द्वार कांपने लगा। छाया पीछे हटती गई, जैसे जल रही हो। ऊपर तहखाने में रानी चीखी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन देर हो चुकी थी। रोहित का शरीर हवा में चमकने लगा, जैसे आग और प्रकाश एक साथ उसे घेर रहे हों। उसने आखिरी बार आंखें खोली और सीधा उस विशाल छाया के हृदय में छलांग लगा दी। भयंकर विस्फोट हुआ। ऊपर महल की नींव हिल गई। लाल द्वार चटकने लगा। उसमें दरारें पड़ गईं। रानी चंद्रलेखा की चीख पूरे आकाश में गूंज उठी और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। द्वार बंद होने लगा, लेकिन उसी क्षण एक दरार पूरी तरह बंद नहीं हुई और उस दरार से एक पतली लाल किरण बाहर निकल आई। महल खंडहर बनकर गिर पड़ा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, वहां सिर्फ मलबा था। ना रोहित, ना रानी, ना कोई द्वार। लेकिन शहर के एक कोने में एक छोटे बच्चे ने अचानक आंखें खोली। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी और उसके होठों पर एक धीमी फुसफुसाहट, द्वार फिर खुलेगा। साल बीत गए। रायगढ़ के खंडहरों पर अब एक नया शहर बस चुका था। लोग उस पुराने महल की कहानी को बस एक डरावनी लोक कथा मानते थे। लेकिन शहर के बाहरी इलाके में बने एक छोटे से घर में एक बच्चा अजीब तरह से बड़ा हो रहा था। उसका नाम था आरव। बचपन से ही उसकी आंखों में हल्की लाल चमक दिखाई देती थी, खासकर जब अमावस्या नजदीक आती। उसकी माँ अक्सर कहती, तुम्हारी आंखें बिल्कुल किसी राजकुमार जैसी हैं। लेकिन उसे नहीं पता था, वो राजसी खून ही उसकी नियति था। जब आरव 7 साल का हुआ, उसने पहली बार एक सपना देखा। वो एक विशाल टूटे हुए महल के सामने खड़ा था। मलबे के बीच एक दरार चमक रही थी, वही पतली लाल किरण, जैसे कोई भीतर से सांस ले रहा हो। उसने सपने में किसी की आवाज़ सुनी, अधूरा वादा, अधूरा द्वार। अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई, रानी चंद्रलेखा, लेकिन पहले जैसी शक्तिशाली नहीं। उसका रूप धुंधला था, जैसे कोई अधूरी आत्मा। मैं खत्म नहीं हुई, उसने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारे भीतर मेरा अंश है और रोहित का भी। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। तुम कौन हो? उसने सपने में पूछा। रानी मुस्कुराई, तुम वो हो जिसे द्वार ने चुना है। तभी अंधेरे में एक और आकृति उभरी, इस बार रोहित, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा थी। उसने आरव की तरफ हाथ बढ़ाया। डरो मत, अंधकार अभी पूरी तरह नहीं जीता है। रानी गुर्राई, तुम अब भी हस्तक्षेप करोगे? रोहित ने शांत स्वर में कहा, जब तक दरार बाकी है, मैं भी बाकी हूं। अचानक सपना टूट गया। आरव पसीने में भीगा हुआ जाग गया। उसकी हथेली पर एक निशान उभर आया था, वही गोल चिन्ह। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में बादल इकट्ठा हो रहे थे और दूर शहर के उस पुराने हिस्से में जहां महल था, जमीन के नीचे कुछ हल्का सा चमक रहा था। दरार अब भी जिंदा थी और इस बार द्वार खुद किसी को खींचने वाला नहीं था। वो इंतजार कर रहा था कि कोई उसे पूरी तरह खोले। अमावस्या फिर से लौट आई। शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। बिजली अपने आप गुल हो जाती। सड़कों पर खड़े कुत्ते एक ही दिशा में देखकर रोने लगते और जिन लोगों के घर उस पुराने महल की जमीन पर बने थे, उनकी दीवारों पर रातों रात वही गोल चिन्ह उभर आता। आरव अब 10 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी समझ उम्र से कहीं आगे थी। हर अमावस्या को उसका सिर दर्द से फटने लगता और उसे वही 2 आवाज़ें सुनाई देती, एक मधुर ठंडी रानी की, दूसरी शांत दृढ़ रोहित की।
उस रात उसने फैसला किया। वो चुपचाप घर से निकला और पुराने खंडहरों की तरफ चल पड़ा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। वहां पहुंचते ही जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। मलबे के बीच अचानक लाल रोशनी की पतली दरार चमक उठी। हवा भारी हो गई, राख उड़ने लगी। तुम आ ही गए, रानी की आवाज गूंजी। दरार चौड़ी होने लगी, लाल धुंध बाहर आने लगी। उसी धुंध से रानी का अधूरा रूप बना, पहले से ज्यादा विकृत, लेकिन अब भी खतरनाक। इस बार कोई राजा तुम्हें रोकने नहीं आएगा, उसने फुसफुसाया। अचानक आरव के सामने सुनहरी रोशनी चमकी। रोहित की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में चिंता। तुम्हें चुनना होगा आरव, या तो दरार को हमेशा के लिए बंद करो, या इसे पूरा खोलकर अंधकार को मुक्त करो। आरव की हथेली पर बना गोल चिन्ह जलने लगा। उसे महसूस हुआ दरार उसके दिल की धड़कन के साथ धड़क रही है। रानी ने हाथ बढ़ाया। अगर तुम द्वार खोलोगे, तुम अमर बन जाओगे, पूरी दुनिया तुम्हारे अधीन होगी। रोहित ने धीरे से कहा, अगर तुम इसे बंद करोगे तो तुम्हें अपनी पहचान, अपनी शक्ति सब छोड़ना होगा। आसमान में बिजली चमकी, जमीन फटने लगी। दरार अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अंदर जलती हुई लाल दुनिया साफ दिखाई दे रही थी। और तभी दरार के भीतर से वही विशाल छाया फिर से हिली। उसकी आंखें खुली। वंश लौट आया है। हवा अचानक रुक गई। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में लाल और सुनहरी रोशनी एक साथ चमक उठी। रानी मुस्कुराई। रोहित ने सांस रोक ली। और दरार अब पूरी तरह खुलने ही वाली थी। लाल धुंध आसमान तक उठ चुकी थी। विशाल छाया धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसकी आंखों की आग पूरे शहर को निगलने को तैयार थी। रानी चंद्रलेखा की हंसी गूंज उठी। आज अंधकार का राज्य लौटेगा। रोहित की आत्मा ने आखिरी बार आरव की ओर देखा। याद रखो, असली शक्ति राज करने में नहीं, त्याग में होती है। आरव की हथेली पर बना गोल चिन्ह अब जल रहा था। उसकी आंखों में लाल और सुनहरी रोशनी टकरा रही थी, जैसे दो दुनियाएं उसके भीतर युद्ध कर रही हों। छाया गरजी, निर्णय लो वंशज। एक पल के लिए सब शांत हो गया। आरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं न राजा बनूंगा, न अंधकार का माध्यम, उसने दृढ़ आवाज में कहा। मैं इस वंश का अंत बनूंगा। उसने दोनों हाथ दरार की ओर बढ़ाए। उसके भीतर की लाल ऊर्जा बाहर निकलने लगी, लेकिन इस बार वो लाल नहीं रही, वो सुनहरी आग में बदलने लगी। रानी चीखी, नहीं, तुम खुद को मिटा दोगे। आरव की आंखों से आंसू बहे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। अगर यही कीमत है तो मैं तैयार हूं। अचानक उसके शरीर से प्रचंड प्रकाश फूटा। सुनहरी ऊर्जा दरार के अंदर समा गई। विशाल छाया पीछे हटने लगी, जैसे जल रही हो। रानी का रूप टूटने लगा। उसकी चीखें हवा में बिखर गईं। दरार कांपने लगी, सिकुड़ने लगी, और फिर भयंकर विस्फोट हुआ। लाल रोशनी बुझ गई। हवा शांत हो गई। जमीन स्थिर हो गई। जब सब सामान्य हुआ, वहां सिर्फ खाली खंडहर थे। न दरार, न छाया, न रानी। और जहां आरव खड़ा था, वहां सिर्फ राख का हल्का सा निशान बचा था, जो धीरे धीरे हवा में उड़ गया। रोहित की आत्मा आखिरी बार प्रकट हुई। उसके चेहरे पर संतोष था। अब द्वार हमेशा के लिए बंद है। वो भी प्रकाश में विलीन हो गया। सालों बाद लोग उस जगह को मुक्ति स्थल कहने लगे। वहां एक छोटा मंदिर बन गया। शहर में फिर कभी अमावस्या की रात डर नहीं लाई। लेकिन अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो कभी कभी हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। त्याग ही असली राज है। और इस बार कहानी सचमुच समाप्त हुई।